नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे इराक में फंसे भारतीयों की, जहां से अब जो 46 नर्सेज लगातार पिछले 2 हफ्तों से तिकरित में फंसी हुई थी, उन्हें कम से कम रिहा कर दिया गया है। और जिस तरीके से तिकरित से उन्हें पिछले 48 घंटों में पहले मोसुल लेकर जाया गया, अब इरबिल की ओर उन्हें लेकर जा रहा है। और जो खबरें मिल रही हैं कि कुर्दिस्तान की जो सुरक्षित टेरिटरी है वहां पहुंच चुकी हैं नर्सेज, और यहीं से जो है एयर इंडिया के विशेष बोइंग विमान के जरिए इन नर्सेज को शनिवार तक वापस भारत लाया जाएगा। तो इराक में करीब 25 दिनों तक सुन्नी आतंकियों के कब्जे में रही 46 भारतीय नर्सें अब आजाद हैं और भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं, और उनके साथ कुर्दिस्तान में ही जो है इस वक्त वहां पे अधिकारियों के साथ हैं। इन सभी नर्सों को विशेष विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ और भारतीय हैं जो इराक में आतंकियों के चंगुल में हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। मसलन आतंकियों के कब्जे वाले मोसुल में 39 भारतीय जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, वो अभी भी फंसे हुए हैं। इनको छुड़ाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। अनुमान है कि लगभग जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं इराक के, उसमें 150 भारतीय फंसे हुए थे, जिनमें से अभी भी कुछ 100 लोग फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि इराक में लगभग 10,000 भारतीय थे। ऐसे में सवाल यह है कि हिंसाग्रस्त इराक में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने में सरकार को आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या हमारी सरकार इराक संकट से कोई सबक ले रही है, कोई सबक लेगी? आज यही है प्रश्नकाल का विषय, इराक नर्स संकट से सबक। और इसी से जुड़ा है आज का सवाल, क्या हिंसाग्रस्त देशों में भारतीयों को बचाने के लिए एक ठोस नीति हमारे पास है? अगर नहीं है, क्या ये जरूरी है? तो आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y या PKP_N और मैसेज कीजिए 51818 पर। तो मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़े हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष उषा कृष्ण कुमार। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ हैं द हिंदू के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर प्रवीण स्वामी, और दुबई से स्काइप के जरिए हमारे साथ पूर्व सऊदी अरब में भारतीय राजदूत रहे तलमीज अहमद इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले हम दर्शकों की राय और सवाल को शामिल करेंगे। दिल्ली से जसबीर कौर ने अपनी राय दी है, सुनते हैं जसबीर का कहना। They as educated leaders should look into the welfare of their own countrymen. You know, when the policies are being made, it hardly makes a difference to add a line or two in the documents, which today I feel the citizens of other countries, they are being taken out, they have been taken out already from Iraq, whereas I would regret to say that Indians are still there waiting for the government to do something. वहीं खबर.com पर अजीत शर्मा ने लिखा है कि अगर दूसरे देश संकट की गंभीरता को भांप पर अपने नागरिकों को निकाल सकते हैं, तो भारत सरकार आखिर क्यों सो रही थी? फेसबुक पर मोइन गौरी ने लिखा है कि सरकार ने बंदी बनाए गए भारतीयों को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब नर्सें तो बच गई हैं, लेकिन भारतीय मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। उषा, अगर मैं आपसे सबसे पहले शुरू कर सकूं कि इस वक्त जो नर्सेस के आने की खबर आ रही है, इससे एक बहुत बड़ी राहत की खबर के तौर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं कि ये 46 नर्सेस हैं वही सिर्फ लौट रही हैं, या और भी नर्सेस हैं जो अलग अलग जगहों में अभी भी फंसी हुई होंगी? हमें तो बहुत खुशी की बात है कि ये नर्सेस 46 नर्सेस ने जो वापस आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन बहुत दिनों से जो एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट पहले तो कुछ कर सकते थे, क्योंकि उन लोगों से पूछा कि आप आना चाहते हैं, वो लोग मना किया उस टाइम, वो सैलरीज की वजह से। लेकिन तो वहां गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? जब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने जब उनको कहा कि आपको निकलना है वहां से, वो लोग आना नहीं चाह रही थी। इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या हो सकता था? लेकिन जो गवर्नमेंट उस टाइम इधर का गवर्नमेंट डिसीजन लेना चाहिए था कि उनका सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी देना चाहिए था, और उनको बोलना चाहिए था यू हैव टू कम बैक। जैसे बाकी इंडियंस उधर स्टक है, हमें तो उन लोगों को भी पहले उधर से लेके आना चाहिए था। चलिए, एम्बेसडर तलमीज अहमद, आप कैसे देखते हैं भारत सरकार की अभी तक की जो प्रतिक्रियाएं रही हैं? क्या आपको लगता है कि सधी हुई मेजर्स लिए हैं सरकार ने, या फिर थोड़ा सा स्थिति को भांपने में जो है देरी की सरकार ने? जहां तक मेरा ख्याल है, हमने बहुत मुस्तैदी से और बहुत जल्दी से
हमने सारे इनिशिएटिव्स लिए। हमारे सीनियर अफसर वहां मौजूद हैं। हमने हवाई जहाज भी तैयार रखे, हमने इंडियन नेवी के जहाज भी वहां पहुंचाए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी तरह की कमी थी। लोग वहां शुरू में उनको मालूम नहीं था कि वहां से जल्दी निकलना चाहिए, उनको अपनी नौकरी की और अपनी तनख्वाह की जरूर फिक्र थी, लेकिन हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक वॉर जोन है, उसमें अचानक एक आतंकवादी एक ग्रुप है जो वहां पहुंच चुका और जल्दी से कुछ ही दिनों में उसने इतनी ज्यादा जमीन पे कब्जा कर लिया। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि इसमें इट इज ए फॉरेन कंट्री, हमारे लिए इतना आसानी से हम वहां घुसपैठ करके और वहां से अपने लोगों को इकट्ठा करके हम ऐसा काम नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। फिर भी हमको ये देखना चाहिए कि कुछ ही दिनों में हम ये इंतजाम कर सके कि हम अपने हमारी नर्सेज हैं उनको सेफ एंड साउंड वहां से हमने निकाला और मूसल काफी दूर जगह है, वहां तक पहुंचाया और वहां से अब ये लोग अरबिल पहुंच गए। लेकिन अम्बेसडर माफ कीजिएगा, अगर मैं आपको यहाँ रोक सकूं और पूछ सकूं कि आपने कहा कि हमारे सरकार ने लोगों को निकाला, क्या सरकार सही में जो है ये निगोशिएशंस करने में कामयाब रही है, या कहीं ना कहीं जिन आतंकी संगठन, अगर हम आईसिस की बात कर रहे हैं, उन्होंने शायद खुद से ये फैसला लिया होगा सेफ पैसेज देने का, ताकि एक संदेशा जा सके किसी और एक राजनीतिक स्तर पर? देखिए, एक दिन सरकार हमको समझाएगी कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हुआ। जब मैं 10 साल पहले इराक गया था, हमने 1 महीने भर नेगोशिएशंस किए थे और यहाँ दिल्ली में किसी पत्रकार को इसके बारे में मालूम नहीं था। लेकिन काफी काम सरकार करती है, नेगोशिएशंस करती है, सीक्रेट डिस्कशंस होते हैं, कई अलग अलग तरह के लोग इसमें मौजूद होते हैं, वो सब अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे सरकार की तरफ से और हमारी अफसरों की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है। चलिए, आप कह रहे हैं अच्छा काम किया गया है, हम कुछ और दर्शकों के सवाल को शामिल करते हैं। आगरा में व्यापार करने वाले देवराज सिंह ने फोन पर अपना प्रश्न पूछा है, सुनते हैं क्या है उनका सवाल। तो आशंका ऐसी बन चुकी हुई थी, तो आशंका के हिसाब से तमाम परिस्थिति बदल रही थी, तो उसको बुला चाहिए था अपने आप लोगों को। और मध्य प्रदेश के देवास से वकील बालाकृष्ण बाली ने फोन पर सवाल पूछा है। जो अपने यहाँ की जो 46 इराक में जो सेवा देने के लिए थी, तो क्या अपने देश में उनके लिए नौकरी के लिए कोई जगह नहीं थी, या उनको नहीं मिल सकती थी? जो इतने हिंसक जो राष्ट्र हैं, तो वहाँ जाकर के नर्सेस की सर्विस करना, ये क्या अपने देश के लिए शोभा की बात है? उषा जी, जिस तरह से दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई ये काफी सारे ऐसे एरियाज है जहां वक्त पर जो है सरकार की एडवाइजरीज भी जारी होती हैं कि यहाँ जाकर काम ना करे। पिछली दफा भी जब इराक क्राइसिस हुआ था, 3 ट्रक ड्राइवर को किडनैप किया गया था, तब भी एक एडवाइजरी थी सरकार की, फिर भी ये लोग अवैध तरीके से जाके काम कर रहे थे। ये एक अपने आप में दिक्कत है क्या? ये नर्सेस वगैरह जो जा रही हैं आपकी केरला से वगैरह से, क्या उनके लिए जाना वो एक मजबूरी है कि भाई वहां पे नौकरी मिल रही है, हम इसीलिए जा रहे हैं? हाँ जी, उधर नौकरी मिल रहा है, उसकी वजह से वो लोग जा रहे हैं। इधर उन लोगों को अच्छी सैलरी नहीं मिलते और इसलिए ये लोग बहुत इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। सो नौकरी सब लोगों को अच्छी जगह पे नहीं मिलते, तो दी ऑप्शंस इराक पे जाता है। और ये भी है कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने जो इराक में काम दिलवाते हैं, वो लोग थोड़ा सा कम पैसा लेते हैं। उनको दुबई और मिडिल ईस्ट में जाने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता, अप टू 17 लाख और इवन 12-20 लाख। ये लेकिन सरकार की तरफ से क्या एक अवेयरनेस की कमी भी आप देखती हैं? क्योंकि ये तो खैर एक क्राइसिस हो गई, आगे ऐसे क्राइसिस रिपीट ना हो, कि अवेयरनेस सरकार को क्या और ज्यादा जोर शोर से इन लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आप अगर इराक जैसे राज्य में जा रहे हैं, वहां पर खतरे कहीं ज्यादा है, वहां अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो इलीगली भी एंटर कर जाते हैं। हाँ, ये तो सरकार ने एक पॉइंट पे रखना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को जरा एक कमीशन या कुछ रखना चाहिए। जैसे हम केरला सरकार ने किया है, ओवरसीज डेवलपमेंट अथॉरिटी उन लोगों को एडवाइस करते हैं जिन लोगों ने बाहर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने जाते हैं विदाउट कंसल्टिंग,
तो ये रोकना चाहिए, उसे भी एड्रेस करने की जरूरत है। इस वक्त प्रवीण स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं द हिंदू के, और अभी इराक से जो हैं लौटे भी हैं, वहां पे बकायदा एक हफ्ते तक रिपोर्टिंग करके। प्रवीण, आप बताइए, यहाँ एम्बेसडर तलमीज अहमद कह रहे हैं कि सरकार ने जो भी प्रतिक्रिया दी है अभी तक वो रिस्पॉन्सेज मेजर्ड थे, टाइमली थे। आपने कैसे समझा ग्राउंड सिचुएशन को? इस वक्त कितनी कंट्रोल में नजर आ रही है इस सिचुएशन से डील करने में, जहां तक भारत सरकार का सवाल है? देखिए, हकीकत ये है स्मिता जी कि भारतीय जो इराक गए थे या दुनिया में दूसरे खतरे भर जगहों में जाते हैं, वो कोई सरकार के कहने पे नहीं जाते, पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ तनख्वाह अच्छी मिलती है। आज की तारीख भी एरबिल में, कुर्दिस्तान में, जबकि दुबई में $250 की तनख्वाह मजदूरों को मिलती है, एरबिल में $400 की मिल रही है। और ऐसी तनख्वाह के लिए लोग अपने जानों को कुछ हद तक खतरे में डालने को तैयार हैं। अब जो मोसुल में हालात बनी या बगदाद के बाहर हालात बनी है, वो कोई नई बात नहीं है। 2013 से लगातार उन इलाकों में दहशतगर्दी चल रही थी, आईसिस के फाइटर मौजूद थे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि अचानक एक दिन इराकी फौज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उन इलाकों को छोड़ के भाग जाएगी। और जब वो भागी तो लोग उन इलाकों में फंस गए, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए अपने बचाव के लिए। ना भारत सरकार ज़्यादा कुछ कर सकती थी। मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में अब बहुत सारे लोग इन नर्सेस को बचाने के लिए क्रेडिट लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, केंद्र सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, लेकिन हकीकत यह है कि नर्सेस को छोड़ने का डिसीजन मेरे ख्याल से वहाँ फाइटरों ने अपने आप लिया है, उसकी जो भी वजह हो। और हम सबको खुश रहना चाहिए कि कम से कम ये नर्सेस वहाँ से सही सलामत निकल पाई हैं। चलिए, इन नर्सेस के ऊपर ही हम भले ही ये सलामत वापस आ रही हो, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी इराक का जो मसला है वो एक बड़े चैलेंज के तौर पर बना हुआ है। प्रवीण, आपकी वहां अंडरस्टैंडिंग क्या रही ग्राउंड सिचुएशन पर? भारत सरकार जिस तरीके से कह रही है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जोन में लगभग 100 से 150 भारतीय ही रहे होंगे, उनमें से ज्यादातर को निकाल लिया है, अब 100 लोग हैं। क्या सरकार इस पोजीशन में है कि सही में एक हेडकाउंट कर सके ऐसे इलाकों में, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो इलीगली भी एंटर करते होंगे इराक? देखिए, हकीकत यह है कि किसी को नहीं पता कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में कितने भारतवासी इस वक्त रह रहे हैं। एरबिल में भी जाओ, गिनती की जाती है कि 10,000 हिंदुस्तानी कुर्दिस्तान में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इल्लीगली गए हैं। पहले या तो दुबई में या दूसरी जगह काम कर रहे थे, वहाँ से किसी ठेकेदार के से नौकरी मिल गई, इराक में काम करने लग गए या वीज़ा ओवरस्टे करने लग गए। जो लोग एरबिल विजिट करते हैं वो देखते हैं कि कई जगह हिंदुस्तानी छोटी मोटी नौकरियां कर रहे होते हैं, रास्ते पे कुछ छोटी चीज़ें, चिकलेट, स्वीट्स बेच रहे होते हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, ना कोई उनको रजिस्टर करने का सिस्टम है, और ना वो भारतीय मिशनों के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी अधिकारी के पास जाएं तो हमेशा उनको डर रहता है कि वो रिपोर्ट किए जाएंगे और उनको उन जगहों से निकाल दिया जाएगा। अब याद रखिए कि ये लोग देश से निकलने के लिए लाखों रुपए कभी कभी एजेंटों को देते हैं, और जब तक वो पैसे वसूल करें तो वापस वो इंडिया आना नहीं चाहते। अब हरजीत सिंह बस्सी एक भारतवासी है जो बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। उसका कहना है, अब सही है या गलत है, कि उसने कुछ भारतवासियों को मारे जाते हुए देखा, जबकि उसकी कहानी में कई सारे छेद हैं, पूरी तरह वो क्लियर कहानी नहीं है। लेकिन कम से कम ये डर की बात है कि बहुत सारे लोग हैं उस इलाके में जिनका कोई हिसाब नहीं है। अब धीरे धीरे ही उनकी कहानी निकल पाएगी जब उन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कायम होगी, और शायद फिर धीरे धीरे भारतीय सरकार पता कर पाएगी कि असल में कितने लोग हैं और कितने निकलना चाहते हैं वहां से। अम्बेसडर तलमीज अहमद, ऐसे में प्रवीण जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इसके संदर्भ में अगर हम देखें, इस पृष्ठभूमि में अगर देखें, भारत के लिए आज की तारीख में नर्सेस को भले ही हम अगर लेकर भी आ जाएं, अभी की तारीख में कितनी बड़ी चुनौती बाकी है? जिन इलाकों में हिंसा अभी भी नहीं है, क्या वहां से अब सरकार को मास इवैक्यूएशन कर लेना चाहिए? जो भारतीय नहीं भी आना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको इन्फोर्स करके जो है लाने की कोई जरूरत है? क्या वो मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है, और मुझे लगता है कि उसकी अब ज़रूरत भी नहीं है। जो वॉर जोन है वो एक लिमिटेड एरिया है, और वहाँ हमारे लिमिटेड लोग हैं। ज़्यादातर लोग हमारे कुर्दिस्तान में हैं और सदर्न इराक में हैं। वो काफ़ी सेफ जगह है, और मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी में और पैनिक में हमको एक मास इवैक्यूएशन करना चाहिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ इसमें जल्दबाजी दिखानी चाहिए। मैं लेकिन आपको एक दो और बातें सुनाना चाहूँगा। ये 2004 से 2010 तक इराक
के बारे में, इराक में एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक हमारा बैन था। फिर भी लोग जबरदस्ती यूएई और कुवैत से चुपचाप वहां निकल जाते थे और बिल्कुल, और एक इन्वेस्टिगेशन किया गया यहाँ के जर्नलिस्ट ने और उनसे पूछा कि भाई आपको मालूम है कि वहां बैन है, आपको मालूम है कि आपका पासपोर्ट इराक के लिए जायज नहीं है, वो आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमको 4 गुना या 6 गुना ज्यादा तनख्वाहें दी जा रही हैं और इस वजह से हम जा रहे हैं, और अगर हमारी जान पे खतरा है तो कोई बात नहीं, वी ओनली लिव वंस। और अगर अल्लाह मियाँ को या भगवान को ऐसा लगा कि भाई हमारी जान अब ले लेनी चाहिए तो वो उनके ऊपर है। इस तरह फेटलिस्टिक एटीट्यूड भी मैंने देखा था अपने टाइम पे। ऐसी किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप जाइए। इस एटीट्यूड से जी एम्बेसडर अहमद आपके पास वापस लौटेंगे। उषा, इस एटीट्यूड से हम डील क्या करें? इसका जवाब क्या है कि जो लोग जानते बूझते भी अगर जा रहे हैं हिंसाग्रस्त इलाके में कि पैसे दोगुना तिगुना मिल रहे हैं और उसके बाद जब फंस जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी सरकार पर दे दी जाती है कि भाई आप हमें बचाइए, इस एटीट्यूड से हम कैसे डील करें? तो बहुत मुश्किल की बात है एटीट्यूड डील करने के लिए, बट पूरी तरह उनको इधर का वर्क अपॉर्चुनिटीज और उनका सैलरीज बढ़ाने की कोशिश करना है। तो ये एक एनवायरनमेंट, एक सामाजिक रूप से कॉम्प्लेक्स इश्यू हमको हर वक्त देखना चाहिए और हर दिन इसको असेस करना चाहिए। अगर हमको लगे बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद कि सिचुएशन और डिटीरियोरेट होगी तो उसके बारे में हम पूरी तरह से एक्शन ले सकते हैं। इस वक्त मैं नहीं कहता कि इस वक्त आप जल्दबाजी में और पैनिक में अपना मास इवैक्यूएशन करिए। एवरीथिंग शुड बी डन विद अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। That is not called for at this पैनिक stage. करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उषा, अगर नर्सेस कल को वापस भी आ रही हैं, कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल बाद 2 साल बाद वो वापस जाने की कोशिश नहीं करेंगी। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है एक्टिव होने की जरूरत है कि अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है वहां जाने के लिए लोगों को आप वीजाज ना दें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका ख्याल रखना चाहिए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज पर जो है रोक लगाने की जरूरत है? पहले तो इन लोगों को अच्छी तरह रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, तो इन लोगों को वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो फिर भी जाना चाहते हैं तो हम तो थोड़ा सा उनको समझा के और थोड़ा सा इंश्योर भी करना उस साइड से कि कुछ एश्योरेंस चाहिए कि इन लोगों की सेफ्टी होगा उधर जाने के बाद। जी, ये एश्योरेंस पता नहीं सरकार किस हद तक दे सकेगी क्योंकि इसमें सोशल पहलू जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन प्रवीण, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हमने देखा, पहले मिस्र से भारतीयों को निकालने की बात हुई, लिबिया में हमने मास इवैक्यूएशंस देखा, 2006 में हमने लेबनान युद्ध को देखा था। आपको लग रहा है कि जहां तक क्राइसिस मैनेजमेंट का सवाल है, आज की तारीख में चाहे सरकार किसी की भी हो, एक मजबूत ढांचा बना हुआ है और हम ऐसे क्राइसिस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, या इस बाबत आपको काफी कमजोर नजर आते हैं हमारे प्रणाली? कि क्राइसिस से डील तो कर लेते हैं। लिबिया में मास इवैक्यूएशन किया था जैसे कि आपने बोला, लेकिन आज अगर देखा जाए तो लिबिया में हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं उस वक्त से। चारों ओर जंग चल रहे हैं, ट्राइबल जंग चल रहे हैं, जिहादी हमला कर रहे हैं और फिर भी हज़ारों हिंदुस्तानी वहाँ वापस जाके काम कर रहे हैं क्योंकि नौकरी के मौके मिल रहे हैं। अब ज़रूर ये सरकार को एक कठोर तौर से कह देना चाहिए कि जो भी इन देशों में जाना चाहता है वो अपने ही रिस्क पे जाएगा और जो कोई उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उनके कंधों पे आएंगे। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो डॉलर हमारे जो भारतवासी बाहर काम कर रहे हैं, जो डॉलर वो हमारे पास भेजते हैं, वो हमारी विदेशी सामग्री का सबसे बड़ा साधन है। तो देश की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। निश्चित रूप से सरकार जो है पल्ला नहीं झाड़ सकती ये कहकर कि भाई हमने तो एडवाइजरी जारी कर दिया था, हमने तो कहा था कि आप न जाएं। प्रवीण, मेरे वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल प्रवीण स्वामी आपका, उषा जी और साथ ही साथ एम्बेसडर तलमीज अहमद दुबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या हिंसाग्रस्त देशों से भारतीयों को बचाने के लिए ठोस नीति जरूरी है, और हमें मेरे जवाब के मुताबिक 90% लोगों ने हाँ में ही जवाब दिया है, 10% लोग ऐसा इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन निश्चित रूप से साफ है कि अगर इराक की स्थिति की भी मैं बात करूं, यहाँ नर्सेस भले ही वापस आ रही हूं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि 39 भारतीय अभी भी मोसुल में वहां पर अगवा हैं, आतंकियों के कब्जे में हैं, कुछ और भारतीय हिंसाग्रस्त इलाकों में हैं। पैनिक ना करें, लेकिन वक्त रहते स्थिति की गंभीरता को भांपकर सरकार और विपक्ष दोनों को साथ मिलकर राजनीति ना करके ऐसे हालातों में अपनी एक संगठित योजना बनाने की खास जरूरत है।
ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले सोमवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ तीखे सवालों के साथ। और तब तक के लिए आप फेसबुक, ट्विटर और ibnखबर.com के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप वहां से जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया।